सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी सीक्वेंस में कोई कांस्टेंट रूल फॉलो करता है प्लस और माइनस का, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि अगर किसी सीक्वेंस में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस सेशन में वो सारे के सारे आपके सोल्व करवा दूं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जीपी होता क्या है। जब हम किसी एक नंबर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, जैसे ए आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आर को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको पता है। आर को कॉमन रेशो बोलते हैं। और आर निकलता कैसे है कि अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, या सर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दो, या किसी भी पहले वाली संख्या को उससे पीछे वाली संख्या से डिवाइड कर दें, तो अपना आर आ जाता है। ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते आए हैं, बिल्कुल ठीक है। और जब ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो सोच के देखो, अगर ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, फोर्थ टर्म, तो आर की पावर कितनी है? 3। पांचवी संख्या में आर की पावर कितनी होगी? 4। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी mth टर्म बताओ क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि a के साथ r की पावर m-1 कर दो। सर पिछले एक्सपीरियंस से समझो, चौथी में r की पावर 3, तीसरी में r की पावर 2, तो mth में r की पावर m-1। और जब ऐसे चलते चलते अगर हम nth टर्म निकालें तो ये क्या हो जाएगा? a r की पावर n-1। और इसी संख्या को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म, या फिर इसी को हम nth टर्म मान लेते हैं। tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, an से भी। और होती क्या है ये? a फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो की पावर n-1। बेसिक सा फॉर्मूला है। जब से आपने सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ना शुरू किया तब से आप इस फॉर्मूले को जानते हो कि किसी जीपी की nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। समझ गए इस बात को? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें इस इनफाइनाइट, इस जीपी के अंदर ये जो nth टर्म निकाली है ना, ये टर्म निकाल ली है स्टार्टिंग से। कोई आपसे पूछे कि स्टार्टिंग से 10th टर्म, तो आप 1 इंटू आर की पावर 9 कर दोगे। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए एंड से, पीछे से 10वीं संख्या, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपसे पूछे nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से, पीछे से nth टर्म, तो आपको क्या करना है? जहां a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां लास्ट टर्म से डिवाइड करना शुरू कर दोगे, तो आपके क्या होगा? पीछे से संख्या आनी स्टार्ट हो जाएंगे। एपी जो फर्स्ट पार्ट करवाया उसमें भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, और यहां भी आप इस बात को कैप्चर कर गए होंगे, समझ गए होंगे। क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूं मैं, क्वेश्चनों से इन बातों को और अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करना क्या है? सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है, ऑप्शन को मैच करना है, सॉल्यूशन को मैच करना है, जो सॉल्यूशन बेस्ट लगे उसको अडेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन ये रहा, इसको सोल्व करते हैं। देखिए, इसने कहा विच टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस प्रोग्रेशन। ये एक जीपी दे रखी है भाई, 2 का मल्टीपल है। हाँ सर। कौन सी संख्या 384 है फ्रॉम द एंड, पीछे से? यानी अगर हम 384 को nth टर्म मान लें तो इसका मतलब 384 जो है वो किसके बराबर है? l अपॉन r की पावर n-1 के। क्या आप इस बात को समझे? क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं पूछा है, एंड से पूछा है, तो इसलिए a नहीं l से स्टार्ट करेंगे। तो बस अब सोल्व कर देते हैं। यहां से अपने को क्या निकालना है? n निकालना है। तो 384 बराबर है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 3072। कॉमन रेशो कितनी आएगी? 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 की पावर n-1। अगर आप इसको काटेंगे तो ये कट गया 8 पे, यानी 2 की पावर n-1 जो है 8 के बराबर है। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 3। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है। इसका मतलब n-1 किसके बराबर है? 3 के। और n किसके बराबर आ गया भैया? 4 के। तो टोटल जो पीछे से संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? फोर्थ जो टर्म होगी वो अपनी 384 होगी। ठीक है, आपका भी यही आया होगा आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन और। इसने कहा 18 माइनस 12 एंड 8, और कहां तक? 5 1 2 डिवाइड बाय 7 to 9 तक एक प्रोग्रेशन है। ठीक है सर। देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म, तो इसके अंदर कुल संख्याएं कितनी है ये आपको फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले तो चेक कर लो ये पी है या जीपी। -12 को हम क्या करते हैं?
18 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, यह आया सर -2/3। ऐसा ही 8 को -12 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 से काटोगे तो ये भी कितना आया, -2/3। इसका मतलब दोनों सेम है, तो ये क्या बन गई, जीपी बन गई। कैसे पता चला, क्योंकि सर आर सेम है, कॉमन रेशो सेम है, और जो कॉमन रेशो सेम है तो इसका मतलब जीपी है। ये nth टर्म दे रखी है, स्टार्टिंग से ही nth टर्म दे रखी है, पीछे से नहीं है, तो आप फॉर्मूला लगा दो, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो Tn कितना है, 512 बटे 729। ए कितना है, ए 18 है, और आर कितना है, -2/3 की पावर n-1। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। आगे बढ़ते हैं। सर 2 से काट दे, इसको काट दो, 2 से काटोगे तो कितना आ गया, 256। अब 9 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 256 है 2 की पावर 8, ठीक है, 729 है 3 की पावर 6, और 9 क्या है, 3 की पावर 2, बराबर है -2/3 की पावर n-1। अब देखो ऊपर 2 की पावर 8 है, नीचे 3 की पावर 8 है, और जब पावर सेम होती है तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। मतलब सर, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 8 बराबर है -2/3 की पावर n-1। बिल्कुल लिख सकते हैं। सर जब पावर इवन होती है, ध्यान से, जब पावर इवन होती है तो उसको या तो प्लस की पावर कर दो या उसको माइनस की पावर कर दो, एक ही तो बात है। -2 की पावर 2 4, +2 की पावर 2 4, चेंज होगा ही नहीं कुछ भी, तो यहां एक माइनस भी लगा दें, इससे क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा सर। और जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है, पीछे भी समझ के आए इसी बात को। तो इसका मतलब 8 बराबर है n-1 के, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो इसका मतलब इस जीपी में टोटल जो टर्म है वो कितनी है, 9 है, 9। क्लियर है, समझ आ रहा है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। हमें बस जल्दी जल्दी ना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उड़ाने हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको। सबसे पहले आपको पोज करके सॉल्यूशन निकालना है, निकालिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, किसके साथ जाना चाहोगे, कमेंट किया करो अपना आंसर को। अगर आपको लग रहा है कि सर कैसे है, तो पूरी वीडियो करने के बाद आप चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। हम मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में, 7-8 भी कर रहे हैं, तो आप स्कोर बता सकते हैं कि मेरे सारे ठीक हैं, मेरा एक गलत है, मेरा एक भी गलत नहीं है, मेरे 2 गलत है, या मुझसे एक भी नहीं बना। आप जरूर कमेंट करके बताया करो भाई, तभी तो हम क्या करेंगे, और नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे। आप थोड़ी सी एफर्ट आप भी डालो। देखो क्वेश्चन, इसने कहा x 2x + 2 3x + 3 आर इन जीपी, तो फोर्थ टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले तो आर निकाल लेते हैं सर, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होगा, सेकंड टर्म को 2x + 2 को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म x से, ठीक है, या फिर थर्ड टर्म को 3 कॉमन लेके x + 1 बचा, डिवाइड कर दो सेकंड टर्म से 2 कॉमन लो, x + 1 बचा। जीपी में यही तो है, आर कितनी बार निकाल लो सेम आएगा, कोई भी 2 संख्याओं का आर निकालो हमेशा सेम आएगा, इसलिए तो वो जीपी है। अब इससे ये कट गया सर, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी 3 की इधर, तो ये बन गया 3x बराबर है 4x + 4, और अच्छे से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -4। यहां तक कोई डाउट नहीं सर। अगर ये x की वैल्यू है तो जीपी बना लेते हैं ना सीधा ही, क्यों चक्कर में पड़े, सीधा जीपी बनाते हैं। x -4, तो फर्स्ट टर्म -4, -4x की जगह -8 + 2 -6। अगला -4 12 + 3 -9, तो फोर्थ टर्म क्या आएगी, सोच सकते हैं कैसे, आर निकाल लो ना सर, आर निकालो, -6 बटे -4 कितना, 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, -9 × 3/2 27/2, यानी -13.5। तो ऑप्शन है कोई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अपना आंसर आ जाएगा, -13.5 जो है अपना सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा कंसेप्ट और समझाता हूं आपको कि अगर अपने को सम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर अपने पास a + AR + AR² ऐसे करते करते ARn-1 दे रखा है, तो यहां से जब हम SN निकालते हैं तो अलग अलग तरह के सिनेरियो बनते हैं। जैसे सर, जैसे मान लिया R जो है वो 1 हो जाए,
R1 हो गया तो पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या भी 2, तीसरी संख्या भी 2, 2 2 2 चलता रहेगा। इसका मतलब उस 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, n टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, Na। पहली संख्या को n बार ऐड कर दो। दूसरा क्या हो सकता है कि r जो है सर वो 1 से बड़ा हो जाए। हाँ, अगर r 1 से बड़ा हो गया तो सम का फॉर्मूला होगा a इंटू r की पावर n-1 डिवाइड बाय r माइनस 1। और तीसरा केस, जब अपना r जो है वो 1 से छोटा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r। ये दोनों अगर आप याद रख लेते हैं तो रख लो, नहीं रख पाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। जब आप पुट करोगे ना इसमें, ये फॉर्मूला अगर इसमें लगा दोगे तो ऊपर नीचे से माइनस आके यही बन जाएगा अपने आप नीचे वाला। अलग अलग याद करने की जरूरत तो नहीं है, बुक में दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया। अगर आपको लगे कि नहीं सर दोनों में से एक याद रख लूं तो कोई भी एक याद रख लो, काम बन जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं फाइनाइट जीपी की। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है किसका, इनफाइनाइट जीपी का, कि जब अपनी जीपी जो है वो इनफाइनाइट है सर, ए आर ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, तब सम कैसे निकालें। तब सम निकल सकता है क्या, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में। किस कंडीशन में, कि जो r है अपना वो 1 और -1 के बीच में हो। जब ये कंडीशन अगर r फॉलो करता है, एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है ये, जीपी का फाइनाइट जीपी का सम नहीं पूछता है, वो पूछता है इनफाइनाइट जीपी का सम। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये मैथमेटिक्स में कहीं भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इनफाइनाइट जीपी में r जो है 1 और -1 के बीच में है, 1 से बड़ा है तब भी आंसर इन्फिनिटी आएगा, 1 -1 से छोटा है तब भी आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। बट अगर 1 और -1 के बीच में है तो एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दोस्त, ये लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। जैसे लिमिट का चैप्टर निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं ना, वैसे ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। लेकिन इसी को हम क्या करते हैं, अपना आंसर मान के आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी इनफाइनाइट जीपी का सम पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर है, रख पाएंगे याद। क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इनफाइनाइट जीपी का ही क्वेश्चन आगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो ये दिखा होगा आपको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। सम ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी इज 5, यानी a अपॉन 1 माइनस r जो है वो 5 दे रखा, मानते हैं इस बात को। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अभी पढ़ा है, a अपॉन 1 माइनस r 5 दे रखा है। एंड फर्स्ट टर्म इज x, मतलब a जो है वो a नहीं है, वो कौन है, वो x है। बहुत ही बढ़िया। देन तो आपको बताना है x कौन सा होगा, बस इसी बेस पर x बताना है। देखिए कैसे बताते हैं सर। जब हम इनफाइनाइट जीपी की बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों का जवाब आप देते रहना, सुनते रहना। जब हम इनफाइनाइट जीपी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो r है वो 1 और -1 के बीच होना चाहिए, पहली बात है बिल्कुल। अब अपने को x निकालना है तो हम x निकाल लेते हैं। यहां से x निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 5 - 5r। अगर मैं इस r को इसके जैसा बना पाऊं तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं x निकाल लूंगा, मुझे कहीं भी 5 - 5r मिल जाए। और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो जो 5 - 5r का आंसर आएगा वही x का आंसर आएगा। हाँ, तो हम यहां क्या करते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं सर, समझिएगा, बड़ा प्यारी बात है ये भी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको -5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे -1 से -5 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5। जो लेस देन था ना, ये ग्रेटर देन बन जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। r को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, -5r, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस का 1 किसका बन जाएगा, -5। ये बात आप समझ गए हैं तो अब क्वेश्चन में बचा ही नहीं कुछ भी। एक स्टेप और करना है, क्या करना है, ऐड करना है 5 + 5। तो 5 में 5 ऐड करोगे 10, यहां 5 ऐड करोगे, ये बन गया सर, और यहां 5 ऐड करोगे 0। ध्यान से अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये कोई और नहीं है, ये कौन है, x है, x। तो अपना जो x है वो किसके बीच में आ गया, 0 से बड़ा और 10 से छोटा। यानी आप x को लिखोगे
x इज इन बिटवीन 0 to 10। और कौन सा ऑप्शन इस बात को एग्री करता है? ऑप्शन बी एग्री करता है। समझे? कंडीशन से लेकर चले हम, कौन सी कंडीशन होती है इनफाइनाइट जीपी की? ये होती है सर। तो इसी कंडीशन से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। डन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। स्टेटमेंट आपको लंबी सी लग रही है, कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में भी बता दें। अगर कोई साथी हमारे साथ हिंदी मीडियम से जुड़ा है तो उसको भी सारी बातें समझ में आ जाए। मैथमेटिक्स की वैसे कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है एक्स वाई जेड और 1 2 3 बस। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको हिंदी में बता दूं। इफ ए जीपी कंटेन एन इवन नंबर ऑफ टर्म, एक जीपी है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म है, मतलब 2 संख्याएं हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, ठीक है। द सम ऑफ ऑल टर्म, सभी संख्याओं का जोड़ 5 टाइम द सम ऑफ ऑड टर्म, सभी संख्याओं का जोड़ 5 गुना है विषम संख्याओं के जोड़ के। देन फाइंड कॉमन रेशो। इसमें तो कोई कंडीशन दी ही नहीं उसने। यहां तो हम आराम से क्या करेंगे, एक जीपी मानेंगे। 2 नंबर की बोली है तो ए और ए आर मान लेंगे। ये ओड की बोलता तो 1 से ही काम चला लेते, ए से। अब इसने क्या कहा, पहली कंडीशन सम ऑफ ऑल टर्म, सभी संख्याओं का सम कितना है, ए प्लस ए आर। ये 5 गुना है सम ऑफ ऑल ओड टर्म, ओड टर्म तो एक ही है इसमें। अरे सर ये तो उड़ गया क्वेश्चन। हाँ, 4 a किसके बराबर आ गया, ए आर के। ए से ए कटा, आर कितना आ गया, 4। खत्म क्वेश्चन। अब किसी भाई को लगे मेरी कैलकुलेशन तो स्ट्रांग है, किसी को लगे सर मैं क्यों मानूं 2, मैं तो 4 6 8 10 मानूंगा। मान लो 4 6 8 10 मान के भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग है तो। अगर आपको लगता है नहीं सर 2 से काम बन जाएगा तो 2 से कर लो, इजी रहेगा 2 से करना, ठीक है। बड़ा लड्डू क्वेश्चन रहे तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपने देखा होगा पहले कभी ना कभी, ये क्वेश्चन भी चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ को लगता है फिजिक्स का क्वेश्चन है, कुछ को लगता है कि हाँ नहीं मैथ का ही है सर। देखो, ए रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर ऊपर से एक रबर की बॉल जो है वो फेंकी गई। इट रीबाउंड्स टू 4/5 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट एवरी टाइम, वो हर बार अपनी पहले वाली हाइट का 4/5 उछलती है, फिर नीचे आती है, फिर उसका 4/5 उछलती है, फिर नीचे आती है। और ऐसा कब तक होता रहता है, जब तक वो रेस्ट पर ना आ जाए। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब तक वो बॉल उछल उछल के रुक ना जाए तब तक उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की है ये पूछा। देखिए ध्यान से ग्राफ से समझाता हूं। आपने 100 मीटर से बॉल फेंकी, ये 100 मीटर हाइट है। बॉल नीचे आई, नीचे आकर बॉल रीबाउंस हुई, किसी हाइट पे गई, फिर रीबाउंस हुई, फिर किसी हाइट पे गई, फिर रीबाउंस हुई, फिर किसी हाइट पे गई। और ऐसा क्या काम जो है वो बार बार होता रहेगा। समझ गए इस बात को? समझ गए। अब इक्वेशन बनाते हैं। पहले जो हाइट से आपने उसको फेंका तो वो कितनी आई, वो 100 मीटर आई सर। अगली बार क्या हुआ, 100 का 4/5 उछली है सर वो बॉल। ये जो है ये 100 का 4/5 है, लेकिन जितनी हाइट यहां है उतनी हाइट यहां भी तो है। मतलब ये काम उसने जो है एक बार नहीं 2 बार किया है। समझे इस बात को? हाँ। फिर सर जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी है। मतलब अगली बार क्या हुआ, अगली बार 100 का 4/5 का फिर से एक बार 4/5, लेकिन ये कितनी बार, फिर से 2 बार। और ऐसा ही होता रहेगा बार बार। यहीं से बन जाएगी बात। अब देखो क्या इसको ऐसा लिख दें कि 100 तो सर कॉम ये है ही, प्लस 2 × 100 सभी में होगा, यानी 200 को कॉमन ले लें। यहां एक बार 4/5 है, इससे अगले में 2 बार 4/5 है, इससे अगले में 3 बार 4/5 आएगा। और ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम तक। हमें नहीं पता कितने बाउंस के बाद वो बॉल रुकी है, 10 के बाद, 20 के बाद, 50 के बाद, हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं। तो बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये बोल गया 100 + 200, और ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म है a 4/5 अपॉन 1 - r। r भी कितना है, 4/5। समझे हो? हाँ सर। कितना है, 5 से 5 कट गया, 4 देगा। 4 × 200 800 + 100 यानी 900 मीटर। तो आंसर जो आ गया अपना वो कितना आ गया, 900 मीटर। समझे? ये मैंने एक बार आपको कंसेप्ट समझाया दोस्त। अब आपको डायरेक्ट में इसका शॉर्टकट बताता हूं करना क्या।
देखिए इस सॉल्यूशन को अगर आप इस सॉल्यूशन से जाते हैं तो भी मुश्किल नहीं है, इस मुश्किल से 40 से 50 सेकंड लगनी है। लेकिन डायरेक्ट और शॉर्ट से आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप क्या करो, जितनी हाइट से फेंका है और जितनी बार रीबाउंस हुआ है, रीबाउंड्स को ऐड कर दो, 4 + 5 9, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब सर्कल को अगर 2/3 हाइट पर बाउंस हो रहा है तो आंसर 500 आएगा बिल्कुल। अगर 7/8 हाइट से हो रहा है तो 8 और 7 15 गुणा 100 1500 मीटर आएगा। अच्छा समझ गए? तो डायरेक्ट शॉर्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये ऑथेंटिक है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में बना इसलिए, हर क्वेश्चन में क्या करो, जितनी हाइट से बाउंस हुआ है उसको ऐड करो, जिस हाइट से डाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लीजिए, ये वो क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में देखा, शुरुआत आपने इसी क्वेश्चन से की। ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े से डरावने होते हैं, मुश्किल नहीं होते। मैं नहीं कह रहा ये क्वेश्चन मुश्किल है, बस थोड़े से लॉजिकल होते हैं। देखो इसने क्या कहा, S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म ऑफ NGP। मान लो अगर मैं जीपी मान लेता हूं, ध्यान से देखो, जीपी मान लो मैं 1 2 4 मान सकता हूं। हाँ जीपी है सर, तो इसका मतलब क्या है, S1 जो है वो 1 है, S2 जो है पहली 2 संख्याओं का सम यानी 3 है, और S3 जो है वो पहली 3 संख्याओं का सम यानी 4 2 6 और 1 7 है। आप 1 to 4 मत मानना, आप कुछ और मान लेना, 2 4 8 मान के कर लेना, या 3 9 27 मान के कर लेना, जो आपका मन करे। अब बस मैं इस कंडीशन में जाता हूं और आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। S1 कितना है 1, S3 कितना है 7, माइनस S2 कितना है 3, डिवाइड बाय S2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 4, आंसर आ गया 1। ऑप्शन ए अपना सही जवाब। खत्म। आपको भी ऐसे ही उड़ाना है क्वेश्चन को, आप कुछ और मानना और कमेंट करके बताना कि अगर कुछ और आपने माना है तब भी आंसर सही आया है, और माना है तो आपने कौन सी जीपी मानी है, 3 6 12 मानी है, या 3 9 27 मानी है, या कोई और मानी है। जो भी आपने मानी है जरूर उसको कमेंट करके मुझे बताएंगे। क्लास में कोई डाउट है आपको, किसी पॉइंट में कोई कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो कमेंट करके वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।